ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अच्छे कार्यक्रम थे हमारे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने इस बात को रखा कि हिंदुस्तान में जो राजनीति है वो दुनिया में सबसे भिन्न है और हाल ही में हमने अपने संविधान की 70वीं वर्षगांठ बनाई है। उन मूल्यों की और उन सिद्धांतों के बारे में मैंने वहाँ चर्चा करी और लोगों को बताया कि हम लोग प्रतिस्पर्धा आपस में रखते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में, इतिहास में कभी भी नफ़रत या आक्रमण की राजनीति हमने करी नहीं है। हमेशा समन्वय की राजनीति हुई है और जब भी सत्ता परिवर्तन इस देश में हुआ है उसमें कभी समय नहीं लगा कि एक सरकार हारी और दूसरी जीतने में, जब चेंज ऑफ पावर होता है। बाकी बहुत देशों में कभी सेना इंटरवीन करती है, कभी कुछ और फोर्सेस इंटरवीन करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा राजनीति में एक ऐसी भावना रही है कि जनता का निर्णय सर्वोपरि है। अनेक इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ। जो हमारे प्रवासी राजस्थानी बहुत से लोग उस देश में रहते हैं, उन सब से मुलाकात करने का मौका मिला। उनको आमंत्रित मैंने किया है कि राजस्थान में आएँ, निवेश करें। और निवेश कोई हर व्यक्ति उद्योग नहीं लगा सकता, लेकिन बहुत लोगों की इच्छा होती है कि अपनी मातृभूमि से, अपनी मिट्टी से जुड़ाव वो रखें। तो किसी गांव में किसी को कुछ योगदान देना है, कुछ भवन का निर्माण करना है, स्कूल, धर्मशाला, जो भी वो करना चाहें, उसका रास्ता और सरल आसान बने, इस दिशा में मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी और एक संपर्क साधने की कोशिश करी। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 तारीख को दिल्ली में भारत बचाओ रैली कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। ये देश भर के आमजन और कांग्रेस के कार्यकर्ता लाखों की तादाद में रामलीला मैदान में सुबह 10:30 बजे वहाँ उपस्थित होंगे और एक बहुत मजबूत संदेश पूरे देश में जाने वाला है कि केंद्र की सरकार की जो नकारात्मक नीतियाँ हैं उसमें कहीं भी ऐसा कोई जनता को विश्वास नहीं मिल रहा है कि आने वाले समय में आर्थिक मंदी खत्म होगी, रोज़गार के अवसर दोबारा उत्पन्न होंगे। केंद्र की सरकार बजाय गिरती हुई जीडीपी और महंगाई और बढ़ते हुए प्याज के दामों को कंट्रोल करने की बजाय लगातार ऐसे विधेयक और बिल पारित करने की कोशिश कर रही है जिससे जनता का ध्यान भटका रहे। और मैं मानता हूं कि हमारी जो ये रैली है 14 तारीख की, ये बहुत कामयाब होगी और आज जनता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि एकजुटता से एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाए कि केंद्र की आर्थिक नीतियाँ पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। जितनी बेरोजगारी आज है पहले कभी नहीं थी। आर्थिक मंदी चरम सीमा पर है और बैंकों का दिवालिया निकल रहा है। टेलीकॉम कंपनीज हाथ खड़े कर रही हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आके आज बोल रहे हैं कि भय आतंक का माहौल है। अगर राहुल बजाज जी ने इस बात को जो बोला मुंबई में, वो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के मन की बात उन्होंने मंच पर रखी और एक ऐसा माहौल बना है जहाँ पर निवेश करना, उद्योग लगाना, रोज़गार बढ़ाना, आर्थिक वृद्धि को और बढ़ाने का काम करने के बजाय लोगों के अंदर भय और संशय का माहौल बना हुआ है। तो उन सब के खिलाफ हम लोग मिलकर 14 तारीख को ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। और राजस्थान से हमेशा जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तब भी यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा यहाँ के लोगों ने लिया है, जब जब दिल्ली हम लोगों को बुलाया गया कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनकर। और 14 तारीख को भी लाखों की तादाद में वहाँ दिल्ली में लोग जमा होंगे। लेकिन हमें जो टारगेट दिया है, मुझे विश्वास है कि उससे ज़्यादा लोग यहाँ से जाएंगे। 50,000 लोग राजस्थान से जाएंगे दिल्ली की रैली में भाग लेने के लिए और मुझे विश्वास है कि इससे कहीं ज़्यादा आंकड़े को हम लोग छू पाएंगे, क्योंकि बहुत उत्साह है हमारे विधायकों में, कार्यकर्ताओं में और सभी वर्कर्स मिलकर चाह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक रैली बने, क्योंकि इस रैली से आने वाले समय की देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलने वाली है। और ये कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर अपनी राय को रखें। जो विभाजन की, टूट की, नफरत की, आक्रमण की, क्रोध की राजनीति है उसको परे रखकर सकारात्मक पॉजिटिव राजनीति करें। लोगों का, नौजवानों का, किसानों का आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने का एजेंडा जो कांग्रेस का है उसको 14 तारीख को सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सबके सामने रखेंगे। उसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और जो पहले परंपरा थी बीजेपी के राज में कि जनता की गाड़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जाए, अपनी पीठ थपथपाई जाए, उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। हम लोग भी कार्यक्रम करेंगे, अपनी जो अच्छे काम हैं उसको हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। लेकिन जिस तरह बर्बादी धन की पहले हुई थी, एक तरह से बर्बादी करी थी, पैसा खर्च कर कर और नकारात्मक बढ़त हो रही है, लेकिन विज्ञापन छाप बढ़ाई करने का वाले काम थे। हम लोग ने जो अच्छे काम हमने किए हैं वो पब्लिक तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, वो अपना पूरी रूपरेखा रचेगी उसकी। लेकिन 1 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें
चुनाव बहुत सारे हुए, सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव ऐसा था जहां पर कांग्रेस को जीत नहीं हासिल हुई। बाकी सब जब जब चुनौतियां आई, क्योंकि अंत में जनता ही निर्णय करती है सरकार कामयाब है विफल है। तो विधानसभा के उपचुनाव जो 2 हुए उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का, हम जीते एक चुनाव, दूसरा ऑलमोस्ट जीत गए थे। नगर पालिका के चुनाव हुए, 3/4 बहुमत हमको वहाँ मिला है, और अब बहुत जल्द पंचायत के चुनाव होंगे। यही ट्रेंड रहा तो उसमें भी हम लोग बहुत बढ़िया बहुमत लेकर आगे आएंगे। इसलिए साल का जो हमारा पूरा होने का कार्यक्रम है 17 तारीख को, ये एक सफल कार्यकाल रहा और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र था उसको अधिकांश में हम लोगों ने काफ़ी बढ़त हासिल कर ली है। जहाँ भी कहीं कमियां हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे, लेकिन 1 साल का कार्यकाल मैं समझता हूँ संतोषजनक रहा, पब्लिक ने उसको पसंद किया है, इसलिए हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। हम लोग लगातार छोटे बड़े चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। पानीपत को लेकर लगातार जो क्षेत्र से भी विरोध प्रकट किया गई, एमएलए जो कांग्रेस के आप इस तरह देख रहे हैं? ये सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं है। देखिए, ये न जाने ऐसा क्यों राजस्थान में बार बार होता है कि जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जिन लोगों ने इतिहास में बहुत ऐसा कुछ किया था, उनका विवरण जो है सही तरह से पेश नहीं हो पाता है। उसकी वजह से बहुत सी कंट्रोवर्सीज पैदा होती हैं और ये अनवांटेड है। मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी महापुरुष या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका इतिहास में कुछ योगदान रहा, उसको अगर वेरीफाई करके ढंग से प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि इतिहास ये सिनेमा से, किताबों से, लेखों से नई जनरेशन को मालूम पड़ता है। अगर उसका डिपिक्शन गलत होगा और वो तथ्यों से परे होगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों को उसमें परेशानी होगी। और ये सब जब हो जाता है उसके बाद जब सो कॉल्ड विवाद पैदा होता है फिर एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा सभी लोगों से कि हिंसा का रास्ता कोई ना अपनाए, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो सेंसर बोर्ड वगैरह को मॉनिटर करती है इसका पूरा संज्ञान लेंगे। और महाराज सूरजमल जी को अगर कहीं गलत तरह से अगर डिपिक्ट किया है तो वो मैं मानता हूँ सच में गलत है, क्योंकि इतिहास रिटर्न है, सब जानते हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है उसका। अगर कहीं उसको गलत डिपिक्ट किया गया है तो उससे जनता के बीच में एक गलत मैसेज जाता है। मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। और चाहे फिल्म निर्माता हों, चाहे लेखक हों, चाहे साहित्यकार हों, अगर हिस्ट्री को हम लोग डिस्टॉर्ट करेंगे, अगर हिस्ट्री को पूरी तरह से सही प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो नेचुरली लोगों को उसमें आपत्ति होगी। और हम लोग फिल्म बनाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को पता पड़े कि हमारा जो रिच हेरिटेज, कल्चर, इतिहास रहा, संस्कृति रही, परंपराएं रहीं, जो हमारा घटनाक्रम रहा, उसको सही तरह से अगर प्रोजेक्ट करें तो बेहतर होता। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी हो, और अगर कहीं चेंज करने की बात है, तब्दीली करने की बात है, एडिट करने की बात है, सेंसर बोर्ड के एक्शन लेने की बात है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसको इसमें सही समय रहते उचित कदम उठाना चाहिए। कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे आए, नतीजे कांग्रेस पार्टी की उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। मुझे लगता था कि हम लोग इन बाई इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत कम सीट हम लोग जीत पाए हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं जब सत्ता परिवर्तन हुई है, पूरा सरकार की ताकत वहाँ लगी होगी, और वहाँ जो परिणाम आए हैं वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अनुरूप नहीं है। सर, पंचायत चुनाव में जो पहले ये 2 से अधिक संतान को लेकर कुछ विचार किया जाए। और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, ये जो पानीपत मूवी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, ये किसी एक नेता या एक पार्टी या पक्ष की बात नहीं है। ये एक राज्य की बात है, ये एक बहुत बड़े समुदाय के जो प्रमुख लोग थे उनका विषय है। इसको हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हमें देखना चाहिए। और विश्वेंद्र सिंह जी ने जिस बात को कहा है, मैं समझता हूँ उनकी बात सही है कि आप बैठ के पहले उसको स्टडी कर लें जो इतिहास में लिखा हुआ है। टेबल पर चर्चा होने से विवाद निमट सकते हैं, लेकिन फिल्म बना लेना, पूरी शूटिंग कर लेना, रिलीज़ कर देना, उसके बाद अगर लोगों को मालूम पड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में पहले से अगर चर्चा कर ली जाए, जो स्टोरी लिख रहे हैं कि वो हकीकत से कितना दूर है या नहीं है, तो सारी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसी पद्मावत के टाइम भी हुआ था, ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई और फिर बहुत सा पूरे देश भर में लोगों को बहुत लोग क्रोधित हुए थे। लोगों का अगर इसमें असहमति है तो उसका केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को या कहीं पर भी हिंसा का सहारा लेकर किसी बात का विरोध करना चाहिए। वो मैं समझता हूं कानून के दायरे के बाहर है, उसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन डिमांड्स हैं या जेन्युइन लोगों को अगर परेशानी है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सर, एक पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन पिछली बार जो पंचायत के अंदर जनप्रतिनिधि थे, बड़ी संख्या में ऐसे थे जिनकी मार्कशीट या किसी भी कारण से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। क्या लगता है आपको क्योंकि वो टेन्योर खत्म हो चुका है, वो बातें भी खत्म हो चुकी, तो मुकदमे? देखिए,
वो प्रावधान हमें लगा ठीक नहीं था, हमने प्रावधान हटा दिया है और अब आने वाले समय में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कानूनी विभाग से चर्चा करनी पड़ेगी कि उसके क्या हम लोग रास्ते निकाल सकते हैं, क्योंकि जब उस समय वो सो कॉल्ड क्राइम कमिट हुआ उस समय कानून दूसरा था, अब कानून बदला है, तो उसमें क्या विकल्प बेहतर हो सकते हैं मैं राय लूँगा कानून विभाग से। लेकिन क्योंकि हमने एक कमिटमेंट किया था एज अ पॉलिटिकल पार्टी, मैं प्रदेश अध्यक्ष होते नाते मैंने कहा था कि ये जो प्रावधान लगाया है गलत है और आपको लगाना है, अगर शैक्षिक योग्यता का प्रावधान लगाना है तो पहले संसद में लगाएं, विधानसभा में लगाएं और अचानक ना लगाएं। अगर लगाना है तो 2, 4, 5 साल के बाद लगाएं ताकि लोग उसमें उसको अकॉर्डिंगली उसमें अडेप्ट कर सकते हैं। तो वो तो जानबूझ के लगाया गया, सर्दियों की छुट्टियों में लगाया गया और जब हाई कोर्ट बंद थे तब लगाया गया, चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले लगाया गया। वो तो जानबूझ के लगाया गया था लोगों को वंचित रखने के लिए। और वंचित कौन है? सबसे कम अशिक्षित कौन है? आप अनुपात देख लीजिए, जो गरीब है, दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, दलित है, वही सबसे ज़्यादा अशिक्षित है। तो मैक्सिमम वो लोग वो वंचित रह गए जो उस वर्ग से आते थे। तो इस प्रावधान को हटाना हम लोगों का कमिटमेंट था, हमने कर दिया। तो सर इसी तरीके से 2 से अधिक संतान वाला प्रावधान हटाने की भी लोग डिमांड कर रहे थे। अभी विधानसभा में इस बारे में चर्चा हुई थी, मुझे लगता है कि सही समय आने पर सही निर्णय सरकार लेगी। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और आप साथ थे लंदन में, एक साथ शेयर किया, जरूरत पड़ी तो आगामी दिनों में भी कभी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की बहबूदी के लिए हम दोनों एक साथ थे, जरूरत पड़ी तो और कुछ। मैंने भी वहाँ पर कहा उसी भाषण में, यहाँ पे आपने भाषण सुना, मैंने कहा जब मुझे जानकारी मिली कि उनको इनवाइट किया है तो मैंने कहा इसमें अच्छी बात है अगर उनको इनवाइट किया, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। हम लोग अलग अलग दलों से आते हैं, लेकिन जब राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो उसमें पार्टियां पीछे रह जाती हैं और पब्लिक इंटरेस्ट सामने आता है। और वहाँ जो लोग आए थे, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने पार्टी लाइन पे बटे हुए थे, लेकिन सब राजस्थान के मूल निवासी थे, उन सबका इतिहास है, परिवार है, संस्कार जुड़े हुए हैं, उस बात को मैं रेखांकित करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था मन से, मैंने कहा सतीश पूनिया जी और हम दोनों अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष हैं और हम लोग जब राजनीतिक हमारा संघर्ष होता है तो उसमें कोई कसर छोड़ते नहीं हैं हम लोग। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम प्रदेश की बात करते हैं तो हमें अपने अपने उन बातों को रखना चाहिए आगे, जिससे हम प्रदेश के भले की बात कर सकें। और मैं समझता हूँ इसमें अच्छी बात है, अगर कोई प्रदेश की हित की बात होगी तो हम लोगों ने ना पहले कभी राजनीति करी है ना आगे कभी राजनीति करेंगे। लेकिन जहाँ हमें लगेगा हमारी राय से वो असहमत हैं और संघर्ष प्रतिस्पर्धा होती है, चुनाव में अगर राजनीति होती है तो इश्यूज़ पे है, मुद्दों पर है, कौन बेहतर काम कर सकता है इस पर है। और इस बात को मैंने मंच पर भी कहा, मैंने कहा हम लोग अलग अलग दलों से आते हैं, हम लोग अपनी बात रखें और हम लोग चुनाव लड़ते समय भी ये कहते हैं कि भाई हम में से और इनमें से बेहतर सेवक कौन है आपका, इसका निर्णय करना है। व्यक्तिगत द्वेष की भावना किसी के प्रति ना है ना होनी चाहिए। संघर्ष इस बात का है कि हम और आप 2 लोग हैं अलग पार्टी के, आपकी बेहतर सेवा कौन कर सकता है, इसी का तो झगड़ा है, इसी पर बात होनी चाहिए। तो इसमें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर ऐसी बातें करना जो सम्मानजनक ना हो, इस कभी भी राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसी राजनीति। आज का ज़रूर मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी टीका टिप्पणी होती है जो व्यक्तिगत ज़्यादा है, जो पॉलिसी पे नहीं है, सिद्धांत पे नहीं है, गवर्नेंस पे नहीं है, व्यक्तिगत ज़्यादा है। और सोशल मीडिया पे तो कोई हद ही नहीं है इस बात की। लेकिन ये एक बहुत गलत उदाहरण हम स्थापित कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कि वो लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में। और वो बोल नहीं बोलने चाहिए किसी के बारे में कि वो बोल अगर आपके लिए कल प्रयोग हों तो आपको बुरा लगे, इसलिए बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पार्टी का स्पष्ट मत है कि संविधान में सबके लिए बराबरी है। ये जो बिल वो लेकर आए हैं इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है और सैद्धांतिक रूप से किया है। फिर क्या फ़र्क रह गया उन देशों के जिन देशों की बुराई करते हैं, उन देशों में हमें क्या फ़र्क रह गया अगर हम धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं। संविधान सबके लिए बराबर है और नागरिकता की बात जहाँ करते हैं तो उसमें मुझे लगता नहीं कि धर्म को केंद्र बिंदु बनाकर हमें काम करना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है बनस्पत कानूनी इशू। हैदराबाद में जगह रेप कांड हुआ, फिर एनकाउंटर हुआ, दिनेश जी, इसमें बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ने बात बोली मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। न्याय अगर बदले में तब्दील हो जाएगा तो वो न्याय नहीं रहता, ये बोला चीफ जस्टिस ने जोधपुर के अंदर। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सीमित समय में मिलनी चाहिए और उदाहरण पेश होकर मिलनी चाहिए।
और अंग्रेजी में मैंने बोला था अभी जब मैं लंदन दौरे में गया था कि इट इज़ द श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट नॉट द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। अगर लोगों को मालूम है कि मैं कुछ गलत काम करूँगा तो मुझे 100% सज़ा मिलेगी, वो एक बेहतर डेटरेंट है बनस्पत इसके कि हम बहुत सारे प्रावधान लेकर आएँ और केस चलता रहे लंबों सालों तक और कोई न्याय ना मिले इसके अंदर। लेकिन ये जांच का विषय है कि उस समय जब ये इनकाउंटर जो भी हुआ उस समय क्या पुलिस पर वो लोग आक्रमण कर रहे थे, क्या हथियार लैस थे, क्या उन्होंने धावा बोला था, सेल्फ प्रोटेक्शन में किया तो अलग इशू है, और अगर किसी और कारण से किया है तो अलग इशू है। लेकिन मैं समझता हूँ बेहतर रहता अगर एक पूरा ट्रायल होता, कम समय में होता, और अगर वो गिल्टी पाए जाते तो उनको फांसी के फंदे पर लटकाते और न्यायपालिका के थ्रू अगर होता तो मैं समझता हूँ ये एक प्रोसेस में आता। बाकी इस घिनौनी अपराध को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको मानवता की श्रेणी से हटा देना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका और न्यायालय को अपना काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये विलम्ब होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और इतने सारे पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता, तो उनकी भावनाएं कहीं ये इस प्रकार के जो इंसिडेंट होते हैं कहीं वो प्रोवोकेट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने कहा मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सर यहाँ 4-5 महीने पहले 4 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ था, जो अब सामने आया बच्चे में HIV है, जो उसका आरोपी था उसने कम से कम 70 लोगों के साथ में ये सब किया था। बहुत सारे लोगों की जांच ही नहीं हुई, तो क्या इस तरह का प्रोविजन नहीं होना चाहिए कि कम से कम उनकी जांच तो हो रेप के बाद में विक्टिम और अपराधी दोनों की? पुलिस को भी नहीं पता है, मेडिकल डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है। मुझे लगता है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आपकी बात सच है। अगर ऐसा हुआ तो अनजाने में बहुत से और इसके नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। इस बारे में हम लोग कम से कम प्रदेश सरकार तो पूरा विचार करेगी करने के बारे में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।